हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में जनरल साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस सब्जेक्ट में कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो हम प्रोफेसर ब्लूम के अकॉर्डिंग शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष के लिए जो उद्देश्य निर्धारित हैं, उन्होंने 3 पक्ष बताए थे: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो जो ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्ष है, उसके अंतर्गत उद्देश्यों का जो क्रम उद्देश्यों का जो क्रम व्यवस्थित किया गया था वो हम पढ़ चुके थे, जिसके अंतर्गत था ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो हमने एक पक्ष हमने पढ़ लिया था, ज्ञानात्मक पक्ष। 2 पक्ष बचे थे, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो आज हम पढ़ेंगे पहले भावात्मक पक्ष। इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से है। तो इसमें कौन से उद्देश्य शामिल हैं? इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, भावात्मक पक्ष अर्थात भावनाओं से इसका रिलेशन है। भावनात्मक पक्ष मुख्यतः बालक की अभिरुचि और अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अभिग्रहण करना। यह भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्नतम स्तर है। सीखने वालों को उस सामग्री, विषय वस्तु को ग्रहण करने के प्रति संवेदनशील बनाना, अर्थात वह सीखने के इच्छुक होना चाहिए। जैसे प्रदूषण के प्रभाव को जानने का इच्छुक होना, या हम कोई भी टॉपिक बता सकते हैं कि उसके बारे में जानकारी रखने के लिए बच्चा इच्छुक हो, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी विषय वस्तु के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मन में जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तभी वह उसको ग्रहण करेगा। तो ये भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्नतम स्तर है। सीखने वालों को उस सामग्री, विषय वस्तु को ग्रहण करने के प्रति संवेदनशील बनाना, अर्थात वह सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए। जिसके अंतर्गत है ग्रहण करना, क्रिया की जागरूकता, क्रिया को प्राप्त करने की इच्छा और क्रिया को नियंत्रित ध्यान करना। अर्थात सजगता, पूछना, पहचानना, सूचना देना, अर्थात क्रिया के प्रति सजग होना। नियमित तथा चयनित ध्यान केंद्रित करना, अर्थात क्रिया को नियंत्रित ध्यान के द्वारा देखना या समझना। क्रिया को प्राप्त करने की इच्छा, अर्थात ग्रहण करने की इच्छा, स्वीकार करना, चयन करना आदि। तो ये है पहला, ग्रहण करना। सेकंड है अनुक्रिया करना। इसमें विद्यार्थी क्रिया पर केवल ध्यान ही नहीं देता, बल्कि नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। पहले में तो क्या करता है, फर्स्ट में वह ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करता है, ग्रहण करता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे पहचानता है, स्वीकार करता है, चयन करता है और ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है अनुक्रिया। इसमें विद्यार्थी क्रिया पर केवल ध्यान नहीं देता, बल्कि नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति पर विद्यार्थी क्रिया में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाता है, अर्थात जुड़ जाता है, उसके साथ संलग्न हो जाता है
और अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करता है। जैसे विज्ञान की विभिन्न पाठ्य सामग्री क्रियाओं में स्वयं को व्यस्त करना। अनुक्रिया, अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया में संतोष। थर्ड है मूल्य आंकना। उद्देश्यों का यह वर्ग व्यक्ति के विश्वासों एवं अभिवृत्तियों पर आधारित है। इसका संबंध मूल्यों के प्रति स्वीकृति व आस्था से है। तीसरा है मूल्य आंकना। तो उद्देश्यों का यह वर्ग व्यक्ति के विश्वासों और अभिवृत्तियों पर आधारित है। इसका संबंध मूल्यों के प्रति स्वीकृति व आस्था से है। इसके 3 स्तर हैं: मूल्यों को ग्रहण करना, मूल्यों के लिए वरीयता, मूल्यों के लिए वचनबद्धता। अर्थात मूल्य की स्वीकृति, मूल्य की प्राथमिकता और वचनबद्धता। फोर्थ है मूल्यों का संधारण। निरंतरता और स्थायित्व मूल्य का आवश्यक अंग है। इस पर व्यक्ति पुराने मूल्यों एवं नवीन मूल्यों में संबंध को पहचानता है। मूल्यों का संधारण के अंतर्गत निरंतरता और स्थायित्व मूल्य का आवश्यक अंग है। इस पर व्यक्ति पुराने मूल्यों व नवीन मूल्यों में संबंध को पहचानता है। यह विश्लेषण, विभेदीकरण और समानीकरण द्वारा विभिन्न मूल्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। ये क्या करता है? विश्लेषण, विभेदीकरण, समानीकरण द्वारा विभिन्न मूल्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। विचार विमर्श करना, तुलना करना, सैद्धांतिकता पर विचार करना। फिफ्थ है मूल्य पद्धति का संगठन। इस स्तर पर मूल्यों की एक प्रणाली का निर्माण होता है। व्यक्ति में मूल्यों के प्रति अंतर्द्वंद्व समाप्त हो जाता है और मूल्यों में अंतर संबंध सामंजस्य स्थापित करता है। फिफ्थ है मूल्य पद्धति का संगठन। इसके अंतर्गत मूल्यों की एक प्रणाली का निर्माण होता है। व्यक्ति में मूल्यों के प्रति अंतर्द्वंद्व समाप्त हो जाता है और मूल्यों में अंतर संबंध और सामंजस्य स्थापित करता है। अर्थात मूल्यों की अवधारणा और मूल्य व्यवस्था का संगठन। सिक्स्थ है चरित्रीकरण। यह भावात्मक स्तर के उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम स्थान रखता है। सबसे पहले निम्नतम स्थान रखने वाला प्रथम क्या था? ग्रहण करना। और अंतिम है चरित्रीकरण, यह उच्चतम स्थान रखता है। इस स्तर पर मूल्य को व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुका होता है और उसका व्यवहार उसी के अनुरूप नियंत्रित होता है। जैसे किसी कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का आत्मविश्वास। मूल्यों का सामान्य समूह बनाना, मूल्यों को आत्मसात करना, मूल्य समूह का विशिष्टीकरण। इन सभी बिंदुओं को हम एक माध्यम के द्वारा समझ सकते हैं। जब हमारा बर्थडे होता है और कोई व्यक्ति हमारे लिए उपहार या गिफ्ट लाता है तो हम उस समय खुश होते हैं या उसको थैंक्स बोलते हैं, अर्थात अनुक्रिया करते हैं गिफ्ट के लिए। तत्पश्चात जब सभी व्यक्ति चले जाते हैं तो हम उसको देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि इसका मूल्य कितना होता है, अर्थात वैल्यूइंग करते हैं। उसके बाद उसको सही जगह रखने के लिए उचित जगह निश्चित करते हैं, अर्थात उसको संगठित करते हैं। तत्पश्चात हम उस गिफ्ट देने वाले व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं कि उसके लिए हम कितने महत्वपूर्ण हैं। यह एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि और कोई दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि किसी के भी कोई प्रोग्राम होता है तो अगर कोई गिफ्ट देता है तो सबसे पहले हो गया कि उसे ग्रहण करते हैं, फिर उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं, फिर उसकी वैल्यूइंग करते हैं, फिर उसके रखने के लिए जगह निश्चित करते हैं कि इसको किस दीवार पर टांगना है, कहाँ रखना है, कहाँ इसकी व्यवस्थित तरीके से हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद गिफ्ट देने वाले व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं, अर्थात हम ये सोचते हैं कि
उसने हमें ऐसा गिफ्ट दिया है, अर्थात उसके जीवन में हमारी क्या जगह है। तो ये था भावात्मक पक्ष। अब है तीसरा क्रियात्मक पक्ष। इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक अर्थात मनोगत्यात्मक कौशलों से है। इसमें विभिन्न अंगों और मांसपेशियों की गतियों को किसी विशेष कार्य को करने हेतु विशेष प्रतिमान में संगठित या प्रशिक्षित किया जाता है। मनोगत्यात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तेजना। यह क्रियात्मक स्तर का प्रथम स्तर है। इसमें वस्तु, कार्य, क्रिया के प्रति उत्तेजना या किसी क्रिया का अनुकरण करना होता है। सेकंड है कार्य करना। उपयुक्त क्रिया का चुनाव, गत्यात्मक क्रियाओं को करना, मांसपेशीय गतियों में विभेदन आदि क्रियाएं। हम मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर पढ़ रहे हैं और इसमें वे उद्देश्य शामिल होते हैं जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक कौशलों से होता है। इसमें विभिन्न अंगों और मांसपेशियों की गतियों को किसी विशेष कार्य को करने हेतु विशेष प्रतिमान में संगठित या प्रशिक्षित किया जाता है। 6 वर्गों में इसे बांटा गया है, जिसमें से पहला वर्ग उत्तेजना। यह क्रियात्मक स्तर का प्रथम स्तर होता है। इसमें वस्तु, कार्य या क्रिया के प्रति उत्तेजना या किसी क्रिया का अनुकरण करना होता है। कार्य करना। सेकंड, उपयुक्त क्रिया का चुनाव, गत्यात्मक क्रियाओं को करना, मांसपेशीय गतियों में विभेदन आदि क्रियाएं होती हैं। थर्ड है नियंत्रण। किसी गत्यात्मक कौशल से संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण करना। फोर्थ है सामंजस्य। विभिन्न क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। फिफ्थ है स्वाभाविकरण। क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकता आना। और सिक्स्थ है क्रियात्मक पक्ष के विकास का यह उच्चतम स्तर होता है। इस स्तर की प्राप्ति पर छात्र को यह व्यवहार विकसित होते हैं: कार्य की स्वचालित शैली का विकास, कम समय व कम शक्ति का व्यय करके कठिन कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करना, और कार्य में निपुणता जैसे मानचित्र बनाना, ग्राफ बनाना, रेखा चित्र बनाना, मॉडल बनाना आदि। अब है पाठ्यचर्या विकास में ब्लूम के वर्गीकरण का महत्व। कि पाठ्यचर्या के विकास में ब्लूम के वर्गीकरण का क्या महत्व है। तो पहला है ब्लूम का उद्देश्यों का वर्गीकरण सरल से जटिल की ओर, जो हम पहले बता चुके हैं कि सरल से जटिल की ओर शिक्षण पर यह आधारित है। और दूसरा था मूर्त से अमूर्त की ओर। इसलिए यह प्रणाली अधिगमकर्ता को उसके कार्य क्षेत्र का ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। सेकंड है तर्क आधारित होने के कारण इस वर्गीकरण से अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण अधिगम स्थितियों के क्रमिक नियोजन में सहायता मिलती है। फर्स्ट था कि सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है, इसलिए यह प्रणाली अधिगमकर्ता को उसके कार्य क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक होती है। दूसरा है तर्क आधारित होने के कारण इस वर्गीकरण से अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण अधिगम स्थितियों के क्रमिक नियोजन में सहायता मिलती है। थर्ड है मूल्यांकन को उद्देश्य केंद्रित बनाने में सहायता मिलती है। सीखने वाले के स्तर का सही ज्ञान होने पर मूल्यांकन की प्रविधियों, उपकरणों आदि को सुनिश्चित करने व उन्हें तैयार करने में सुविधा मिलती है। थर्ड है मूल्यांकन को उद्देश्य केंद्रित बनाने में सहायता मिलती है। सीखने वाले के स्तर का सही ज्ञान होने पर मूल्यांकन की प्रविधियों, उपकरणों आदि को सुनिश्चित करने व उन्हें तैयार करने में सुविधा मिलती है। फोर्थ है मूल्यांकन विधियों की जांच सरलता से की जा सकती है। मूल्यांकन विधियों की जांच सरलता से की जा सकती है। फिफ्थ है ब्लूम के वर्गीकरण से उचित परीक्षा स्थितियों के चयन में सुविधा रहती है।
सिक्स्थ, उचित परीक्षा स्थितियों का चयन किया जा सकता है। सेवंथ है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु यह वर्गीकरण अत्यंत उपयोगी है। एट्थ, पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न संभागियों, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ, शोधकर्ता, मूल्यांकनकर्ता तथा समाज वैज्ञानिक के मध्य आवश्यक आदान प्रदान के कार्य को दृढ़ आधार प्रदान करता है। नाइन्थ है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित होने के कारण यह वर्गीकरण औद्योगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। तो ये थे ब्लूम का पाठ्यचर्या के विकास में योगदान। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।